रसोई तो बड़ी सुंदर है। वर्मा परिवार अपने इकलौते बेटे के लिए बहू की तलाश कर रहा था। सरला और प्रदीप को एक सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी। उनकी तलाश तब खत्म हुई जब उनके पंडित ने उन्हें रीटा के बारे में बताया। ये फोटो देखिए, इनका नाम है रीटा। बहुत ही अच्छे और समृद्ध परिवार की सुंदर और सुशील कन्या है तो बहुत सुंदर, पर कुछ गुण भी है या सिर्फ रूप ही रूप है? हाँ पंडित जी, लड़की संस्कारी होनी चाहिए, वरना परिवार का बंटाधार हो जाता है। अरे बिल्कुल, जैसी वधू आप चाहते हैं बिल्कुल वैसी ही है। अच्छा, ऐसा है तो देर किस बात की, हमारी मुलाकात करवाइए। ठीक है, मैं लड़की वालों से भी बात कर लूँ, फिर आपकी मुलाकात करवाता हूँ। पंडित जी लड़की वालों से बात करते हैं और उनकी मीटिंग तय हो जाती है। पहली बार में वर्मा परिवार को रीटा और रीटा के परिवार को आनंद पसंद आ जाता है। बिना देरी किए शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। मुझे सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए। मेरी एंट्री पर दिन सगनादा बजना चाहिए और बीच में कोई बच्चा ना आए, वरना वीडियो खराब हो जाएगी। और कोई एक लड़की हमेशा मेरे साथ रहना, मेरा लुक नहीं बिगड़ना चाहिए। ओफो, शादी से ज्यादा तो तेरा दिखावे पर ध्यान है। इतना परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है बेटा, नथिंग इज परफेक्ट। नो मम्मी, ये जिसने भी कहा है गलत कहा है, बिकॉज आई एम परफेक्ट। अच्छा ठीक है, अब इस परफेक्शन के चक्कर में लेट ना हो जाना। चल फटाफट तैयार हो जा। रीटा और आनंद की शादी परफेक्ट तरीके से होती है। आनंद भी बिल्कुल वैसा था जैसा पति रीटा को चाहिए था। अपर मिडिल क्लास, हैंडसम और पोलाइट। वो दोनों ही बहुत खुश थे। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनी हो। यस, मैं भी बहुत खुश हूँ। अपनी शादी परफेक्ट थी, सभी गेस्ट बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ, तुम्हारे घर वालों ने इंतजाम ही ऐसा किया था, तारीफ तो होगी। घर वालों ने नहीं, मैंने। पूरी शादी का मैनेजमेंट मैंने किया था, इसीलिए तो परफेक्ट था। इट मीन्स यू आर परफेक्ट। यस, आई एम। रीटा के घर आने पर सब काफी खुश थे। पहला दिन तो बहुत अच्छा गुजरता है। जब अगले दिन पहली रसोई बनाने की बारी आती है तो बहू, अपनी पहली रसोई में क्या बनाओगी, खीर या हलवा? मम्मी जी, मुझे लगता है खीर या हलवे से पहले मुझे किचन बनाना पड़ेगा। क्या? मेरा मतलब है आपका किचन बहुत अजीब सा है। अलग अलग तरह के टाइल्स लगे हुए हैं और उनमें से कुछ निकल भी रहे हैं। अरे चिमनी भी नहीं है। तेल की छींटों से दीवारों की हालत तो देखिए क्या हो गई है। गेस्ट देखेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ बहू, बात तो तू सही कह रही है। हम किचन में ना पेंट करवाना भूल गए और टाइल तो जाने कब से निकले हुए हैं। तब पहली रसोई का क्या करें? अरे तू फिक्र मत कर, हम लोग बाहर से कुछ मीठा मंगवा लेते हैं। वो दोनों आनंद को ये बात बताती है तो आनंद बाहर से गाजर का हलवा मंगवा लेता है और सभी मेहमानों को खिला देता है। अगले दिन सुबह सुबह बहुत शोर मच रहा था। सरला आंखें मलती हुई उठती है। अरे ये क्या शोर हो रहा है? मम्मी जी, मैं किचन में अच्छे वाले टाइल्स लगवा रही हूँ। कल आपको बताया था ना, ये अलग अलग तरह के हैं, कुछ निकले हुए भी हैं, इसलिए मैं ना एक सिरे से बिल्कुल नए टाइल्स लगवा रही हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। फिर जब आनंद और प्रदीप उठते हैं तो वो नाश्ता मांगते हैं, पर किचन में तो काम चल रहा था, इसलिए उन्हें नाश्ता बाहर से ही लाना पड़ता है। तुम तो आते ही काम में लग गई। हाँ, क्योंकि अब ये घर मेरा भी है और मैं चाहती हूँ कि मेरा घर परफेक्ट हो, खास तौर पर किचन, क्योंकि हम औरतों को किचन में ही तो काम करना होता है। और ऊपर से अब यहाँ मेरे गेस्ट भी आएंगे तो अगर ऐसा किचन देखेंगे तो उसमें आपकी ही बेइज्जती होगी ना, क्योंकि आजकल तो ऐसे किचन होते ही नहीं है। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो। आनंद अपने काम पर चला जाता है और रीटा किचन में टाइल्स लगवा लेती है। उसी शाम उनके घर नई बहू को देखने बहुत सारे मेहमान आते हैं, पर रीटा तो किचन से बाहर ही नहीं आती। अरे तुम्हारी बहू कहाँ है सरला? बहू तो किचन में है। नई नवेली बहू से कितना काम करवाती हो, तब से किचन में ही बैठी है बेचारी। अरे नहीं, हम तो उससे ज्यादा काम नहीं कराते। पता नहीं क्या कर रही है किचन में। आओ चलो देखते हैं। सरला गेस्ट को ले जाती है और देखती है कि रीटा चटाई बिछाकर किचन में बैठी हुई है और उनका स्वागत कर रही है। आइए आइए, ये हूँ परफेक्ट में और मेरा परफेक्ट किचन। अरे वाह, क्या बात है, तुम्हारा किचन तो सचमुच बड़ा सुंदर है। हाँ, पर टाइल्स का कलर दीवारों के कलर के कॉन्ट्रास्ट में नहीं है।
अरे कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। मेरी बहू ने बहुत मेहनत से सब सही किया है। वो लोग रीटा से मिलकर चले जाते हैं, पर रीटा के दिमाग में टाइल्स और दीवार के कलर वाली बात बैठ जाती है। अगले दिन जब आनंद खाना मांगता है तो पता चलता है कि रीटा ने फिर से टाइल्स निकलवा दिए हैं, क्योंकि उनका कलर सही नहीं था। अरे यार, उतना तो चलता है। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं चलता। मुझे सिर्फ परफेक्ट चीज़ें पसंद है। चलो ठीक है, फिर खाना बाहर से ही मंगवा लेता हूँ। आनंद और सरला को रीटा की परफेक्शन से अब थोड़ी चिढ़ होने लगी थी, पर वो उससे कुछ नहीं कह पाते। उधर रीटा इस बात का फायदा उठाने लगती है। वो किचन को किसी न किसी बहाने से बंद कर देती, जिससे कि उसे खाना ना बनाना पड़े। सुबह का समय था। नाश्ता बन गया? अरे आज सिंक का पाइप टूट गया ना, पूरे किचन में पानी पानी हो गया है। प्लम्बर को बुलवा कर सही करवाना पड़ेगा। दोपहर का टाइम। बहू, लंच में क्या बना रही हो? मम्मी जी, वो चूहे ने ना बर्तनों में मुंह मार दिया है, तो मैं सारे बर्तन हटाकर नए बर्तन लेने जा रही हूँ। रात का समय। बहू, आज मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं तो खाना थोड़ा ज़्यादा बना लेना। पर पापा जी, वो चूल्हा बहुत पुराने ज़माने वाला था ना, तो मैंने हटा दिया है। नया लेने जा रही हूँ, आने में देर हो सकती है। आप बाहर से खाना मंगवा लीजिए ना प्लीज़। ओके बेटा, इतने समय से बाहर से ही तो खाना आ रहा है। वो लोग रीटा के इस बर्ताव से परेशान हो जाते हैं। सरला आनंद से कहती है, बेटा तू बहू को समझाता क्यों नहीं कि किचन में काम करवाना बंद कर दे? कितना खर्चा हो रहा है और घर में खाना भी नहीं बन पा रहा है। हाँ माँ, मैंने भी उससे कई बार कहा, पर उसे तो किचन को बेस्ट बनाना है। वो क्या कहती रहती है? हाँ, परफेक्ट परफेक्ट बनाना है। अरे पर इतना फालतू खर्चा सही नहीं है बेटा। माँ, आप परेशान ना हो, मैं आज हिसाब करूँगा कि कितना खर्चा हुआ है, फिर उससे बात करता हूँ। आनंद उसी रात हिसाब करता है तो पता चलता है कि किचन की मरम्मत में रीटा ने 2.25 लाख रुपए लगा दिए हैं, और उस चक्कर में जो बाहर से खाना आया उसका बिल 25,000 बना है। हे भगवान, ये तो टोटल 2 लाख रुपए का खर्चा हो गया। इसका मतलब माँ सही कह रही थी, मुझे रीटा का कुछ तो करना पड़ेगा। अगर उससे डायरेक्ट बात करूँगा तो उसकी समझ में नहीं आएगा, वो तो बस अपना परफेक्ट का राग आलापती रहेगी। अब मम्मी ही कुछ बता पाएगी। आनंद सरला से डिस्कस करता है तो वो उसे एक आइडिया देती है। ये क्या है मम्मी जी? तो अपने मायके जा रही है ना, तो समधन जी के लिए एक गिफ्ट है मेरी तरफ से, उन्हें दे देना। ओके। रीटा गिफ्ट लेकर अपने घर चली जाती है। अरे मेरी बच्ची, तू आ गई। हाँ मम्मी, और मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। ये ना मेरी सासू माँ ने आपके लिए भेजा है। अच्छा, क्या है इसमें? ये तो मुझे नहीं पता। ला, खोल कर देखती हूँ, अभी पता चल जाएगा। कमला गिफ्ट खोलकर देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसमें एक लंबा सा पर्चा था जिस पर कुछ हिसाब किताब लिखा था। वो गौर से देखती है तो पता चलता है कि ये तो एक बिल है। अरे ये तो किसी तरह का बिल लग रहा है, पर समधन जी ने बिल क्यों भेजा है भला? हाँ, ये तो बड़ी अजीब बात है। इसके साथ एक लेटर भी है, पढ़िए तो। नमस्ते समधन जी, मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं आपको ये बिल भेज रही हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ। ये तो खर्चा है जो आपकी बेटी ने मेरे घर में मात्र 2 हफ्ते में कर दिया है। 2.25 लाख उसने किचन को परफेक्ट बनाने में लगा दिए, और 25,000 का बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया। तो प्लीज़ ये बिल भर दीजिएगा, क्योंकि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। ओह माय गॉड! ओ माय गॉड की बच्ची, ये क्या किया तूने? कमला रीटा को बहुत सुनाती है और उसे समझाती है कि कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, तो उसे परफेक्ट बनाने में अपनी एनर्जी और पैसा नहीं लगाना चाहिए। रीटा को भी अपनी गलती समझ में आ जाती है। फिर जब आनंद रीटा को वापस लेने आता है तो कमला उसे बिल के पैसे देती है, लेकिन वो ये कहकर लेने से मना कर देता है कि नहीं मम्मी जी, हमें ये पैसे नहीं चाहिए। ये तो हमने सिर्फ रीटा को सबक सिखाने के लिए किया था। आपने बिल्कुल सही किया दामाद जी, इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था, वरना ये हमेशा ऐसा ही करती रहती। उस दिन के बाद से रीटा कभी भी किसी चीज़ को परफेक्ट बनाने के लिए फालतू खर्च नहीं करती और आनंद के साथ हमेशा खुश रहती है। नंदिनी की सरकारी नौकरी थी और इस बात का नंदिनी और उसके घर वालों को काफी घमंड था। ऐसे ही एक दिन लड़के वाले नंदिनी को देखने घर आते हैं। अच्छा बेटा, तो कितना कमा लेती हो महीने का? हमारी बेटी को खुश तो रख सकोगे ना?
यही कुछ 70-80 हज़ार। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। वैसे तुम काम क्या करते हो? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ और अपनी कंपनी का मैनेजर हूँ। पूरा ऑफिस मैंने ही संभाला हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, पर प्राइवेट नौकरी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। कल को ऐसा ना हो कि तुम्हारी नौकरी चली जाए और मेरी बेटी को ही तुम सबको अकेले पालना पड़े। पता है ना तुम्हें, मेरी बेटी की सरकारी नौकरी है। आरती की ऐसी बातें सुनकर लड़के और उसके घर वालों का मुंह बंद हो जाता है। कुछ देर बाद लड़के वाले घर चले जाते हैं, जिसके बाद नंदिनी अपनी भाभी राधा को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगती है। देख रही हो भाभी, सरकारी नौकरी होने का कितना फ़ायदा, कितने अच्छे अच्छे लड़कों का रिश्ता आ रहा है मेरे लिए। बेचारा सब चीज़ में अच्छा था, बस अपनी प्राइवेट नौकरी की वजह से मुझे नहीं पा सका। वैसे भाभी, आपको क्या पता आपकी कौन सी सरकारी नौकरी है? ननद जी, किसी भी चीज़ का इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। वैसे भी समय को पलटने में समय नहीं लगता। पर मेरी प्यारी भाभी, आपका दिन कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि आप इसी घर में रहोगी ऐसी ही हाउसवाइफ बनकर। पर मेरी शादी बड़े घर में होगी, जैसे मैं अपने मायके में हूँ वैसे ही ससुराल में भी आराम से रहूँगी। इतना बोलकर नंदिनी अपने कमरे में चली जाती है, पर राधा को नंदिनी की ये बात बहुत बुरी लगती है। नंदिनी, तुम्हें अपनी सरकारी नौकरी का बहुत घमंड है ना? देखना कैसे मैं तुम्हारा ये घमंड तोड़ती हूँ। तुम्हारी जल्द से जल्द शादी करवाकर, वो भी बिना सरकारी नौकरी वाले लड़के से। अब क्या था, अब राधा ने भी अपना बदला लेने का सोच लिया था और इसलिए अब वो हर समय अपनी सास के कान भरती रहती। पर आरती अपनी बेटी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनती। राधा बहू, तू इस घर की बहू है, बहू बनकर ही रह। मेरी बेटी के बारे में अगर तूने कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरे माँ बाप ने तुझे तो पढ़ाया लिखाया नहीं और ना ही इस लायक बनाया कि तू सरकारी नौकरी कर सके, इसलिए अब तू मेरी बेटी के पीछे पड़ी है। क्यों? सही बोल रही हूँ ना मैं? माँ जी, कौन सही बोल रहा है और कौन गलत, ये तो सही समय आने पर पता चलेगा। मैं तो सिर्फ आपको इसलिए समझा रही थी क्योंकि बेटी तो पराया धन होती है। जब आपकी बेटी घर से चली जाएगी तब मैं और आपके बेटे ही तो आपको देखेंगे। इस तरह से राधा वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आरती अपनी बेटी के लिए बड़े बड़े घर का रिश्ता देखने लगती है। तभी एक दिन आरती की तबीयत खराब हो जाती है और आरती का इलाज उसका बेटा दीपक करवाता है। अभी आरती पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई थी कि तभी राधा दवाई देने के बहाने अपनी सास के पास आती है और अपनी सास को भड़काने की कोशिश करती है। माँ जी, देख रही हो ना आप, पिछले 1 हफ्ते से आप बिस्तर पर पड़ी हैं, पर आपकी देखभाल कौन कर रहा है? आपकी बहू, जिसे आप ज़रा भी पसंद नहीं करती। और आपका खर्चा कौन उठा रहा है? आपका बेटा, ना कि आपकी सरकारी नौकरी वाली बेटी। तू कहना क्या चाहती है बहू? मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ माँ जी कि कल को ननद जी के जाने के बाद मैं और आपके बेटे ही तो आपकी देखभाल करेंगे। और आप खुद देखिए ना, आपने अपनी बेटी को इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज वो सरकारी नौकरी कर रही है, पर फिर भी ननद जी आपको 1 रुपया नहीं देती। और आप हैं उसके लिए इतने बड़े घर का रिश्ता देख रही हैं। सरकारी नौकरी वाला लड़का। मुझे तो कभी कभी डर लगता है जिस तरह से ननद जी की हरकतें हैं ना, कहीं शादी के बाद ननद जी वापस इस घर में आकर ना बैठ जाए और अपने हक का हिस्सा मांगने लग जाए। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तो अपने मायके चली जाऊंगी। फिर पता नहीं आपका क्या होगा। आखिर बेटी तो पराया धन ही होती है। राधा की बातें सुनकर आरती गहरी सोच में पड़ जाती है और हाथ में दवाई लेकर बैठ जाती है। अपनी सास को सोच में डूबा देख मन ही मन राधा बहुत खुश होती है। लगता है मेरी तरकीब काम कर गई। अब आएगा मज़ा जब सासू माँ मेरी प्यारी और इकलौती ननद की शादी किसी भी लड़के से कर देगी, वो भी बिना कोई दहेज दिए। अब क्या हुआ माँ जी, आप दवाई क्यों नहीं खा रही? कुछ नहीं बहू, बस कुछ सोचने लगी थी। मैं समझ सकती हूँ माँ जी कि आप क्या सोच रही होंगी। आप यही सोच रही होंगी ना कि आपने अपनी बेटी को इतना पढ़ाया लिखाया, सरकारी नौकरी दिलवाई, ये सोचकर कि बुढ़ापे में वो आपको देखेगी। हाँ बहू, आखिर सारे माँ बाप यही सोचकर तो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। पर देखिए ना माँ जी, ननद जी तो अभी से ही आपसे पल्ला झाड़ रही है और आप इतने बड़े घर में उसकी शादी करवाना चाहती हैं। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा दहेज। आखिर आप इतना दहेज लाएंगी कहाँ से?
और चलिए एक पल के लिए आप इतना सारा दहेज दे भी देंगी, तो क्या गारंटी है कि आपकी बेटी आपको कभी देखने भी आएगी? क्योंकि ननद जी को अपनी सरकारी नौकरी का बहुत घमंड है, और अगर उनकी शादी बड़े घर में हो गई ना, तो लगता है उनका घमंड भी 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। इस तरह से आखिरकार राधा अपनी सास को भड़काने में कामयाब हो ही जाती है। आरती पूरी तरह से राधा की बात में आ जाती है और ठीक होते ही सबसे पहले नंदिनी के लिए रिश्ते देखती है। वैसे मेरा बेटा भी सरकारी नौकरी ही करना चाहता था, पर घर की आर्थिक स्थिति देखकर वो कर नहीं पाया। पर मेरा बेटा है बहुत तेज और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द उसकी भी सरकारी नौकरी लग जाएगी। फ़िलहाल तो वो एक छोटी सी कंपनी में अकाउंटेंट का काम कर रहा है। अभी उसकी सैलरी भी 40,000 है। हर इंसान को सिर्फ खुद पर भरोसा रखना चाहिए, और अगर आपके बेटे को लगता है कि वो इस काबिल है तो भगवान उसकी सहायता ज़रूर करेगा। आज अगर वो 40,000 कमा रहा है तो बहुत जल्द 80,000 भी कमाएगा। अब हमारी बेटी को ही देख लो, उसने कभी हिम्मत नहीं हारी, और यही वजह है कि आज उसकी सरकारी नौकरी है। वो तो है बहन। वैसे बहन, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है। एक बार आप लोग हमें अपनी भी राय बता देते तो हम जल्द से जल्द अपने बच्चों की शादी करवा देते। बहन जी, हमें भी आपका लड़का बहुत पसंद है, आप तो बस मुंह मीठा कीजिए और करवाइए। इस तरह से आरती नंदिनी का रिश्ता एक मिडिल क्लास के लड़के से करवा देती है। पर जब ये बात नंदिनी को पता चलती है तो वो बहुत नाराज़ होती है। माँ, ये आप मेरी शादी कैसे लड़के से करवा रही हो जो महीने के सिर्फ 40,000 कमाता है? इससे ज़्यादा सैलरी तो मेरी है। नंदिनी बेटा, जितना बड़ा घर उतना बड़ा दहेज। आखिर मैं इतना दहेज कहाँ से लाऊंगी? और तू तो अपनी कमाई का 1 रुपया नहीं देती। पैसे भी लड़के में खराबी ही क्या है? आज 40,000 कमा रहा है, कुछ महीने बाद 80,000 भी कमाने लगेगा। और वैसे भी लड़के ने कहा है ना कि वो सरकारी नौकरी करना चाहता है, फिर हर्ज क्या है? माँ, अगर आपको मेरी शादी में खर्चा नहीं करना था, दहेज नहीं देना था, और ऐसे ही लड़के से शादी करवानी थी, तो इससे पहले जो लड़का आया था उसी से करवा देती ना। कम से कम वो 70-80 हज़ार तो कमाता था। नंदिनी बोलती रहती है, पर आरती अपनी बेटी की एक नहीं सुनती और बहुत जल्द उसकी शादी करवा देती है। अब विदाई लेने से पहले नंदिनी अपनी भाभी से मिलती है। भाभी, आपने बहुत अच्छा खेल खेला और बड़ी ही चालाकी से माँ को भड़काया और मेरी शादी ऐसे घर में करवा दी। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं वापस आऊँगी। मैंने कुछ नहीं किया ननद जी, मैंने तो बस आपका घमंड तोड़ा, और आप जो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी ना, उसी बात का बदला लिया। वैसे मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। इस तरह से राधा अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और आरती बिना कोई दहेज दिए अपनी बेटी की शादी कर देती है।